बच्चों आइए वह बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। ऊपर फेंका गया एक पिंड 500 मीटर ऊंचाई तक जाता है, उसका प्रारंभिक वेग कितना होगा। प्रारंभिक वेग मतलब u यहाँ पर आपको निकालना है। उस पिंड को ऊपर जाकर पुनः नीचे आने में कितना समय लगेगा। मतलब क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि जैसे आपने एक पिंड को नीचे से ऐसा ऊपर फेंका, जब वो ऊपर गया तो 500 मीटर ऊंचाई के जाने के बाद वो फिर क्या हो गया, वो नीचे आने लगा। तो उसका जिस वेग से आपने उसको पहले ऊपर फेंका था, मतलब उसका प्रारंभिक वेग अर्थात u आपको ज्ञात करना है। इसके साथ ही साथ ऊपर जाने में जितना समय लगा और नीचे आने में कुल समय कितना लगा, ये भी आपको पूछा है। तो सबसे पहले हमको जो इन्फॉर्मेशन दी गई है हम वो लिखते हैं। एक पिंड 500 मीटर ऊंचाई। बच्चों जैसा आपको हमने बताया था, यहाँ पर ऊंचाई का मतलब होता है विस्थापन से s। ये कितना है 500 मीटर। ठीक है बच्चों। ऊपर जब बच्चों पिंड को ऊपर फेंका जाता है तो जब वो 500 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचा होगा तो वहाँ पर वो स्टॉप हुआ रहेगा, उसके बाद वो नीचे आता है एक क्षण के लिए। तो वो जो वहाँ पर वो कंडीशन आती है जहाँ पे वो पिंड रुकता है और फिर नीचे आता है, तो उसका वहाँ पे वो अंतिम वेग जो है वो वहाँ पे चूँकि वो रुक गया इसलिए उसका अंतिम वेग क्या हो जाएगी, उसकी गति एकदम स्टॉप हो जाएगी। इसलिए अंतिम वेग जो होगा वो 0 मीटर प्रति सेकेंड होगा। बच्चों अब हमने आपको बताया था कि जब भी कोई पिंड नीचे से ऊपर जाता है तो वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत दिशा में कार्य करता है। इसलिए भले प्रश्न में आपको g का मान 10 दिया है, बट वो किस में आएगा, -10 में। किस में आएगा, -10 में। वजह ये है क्योंकि वो ऊपर से ऊपर की दिशा की ओर जा रहा है, मतलब गुरुत्वाकर्षण दिशा के विपरीत दिशा में जा रहा है। तो प्रारंभिक वेग पूछा है। प्रारंभिक वेग मतलब हमको सबसे पहले इसमें क्या निकालना है, हमको प्रारंभिक वेग मतलब u ज्ञात करना है। अब बच्चों चूँकि आपको s दिया है, v दिया है, तो हम ये सभी सूत्र एक साथ किस में आते हैं, ये सभी सूत्र गति के तीसरे समीकरण में एक साथ आते हैं। इसलिए हम गति का तीसरा सूत्र लगाएंगे, v का स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। बट a की जगह पर हमको क्या लेना है, g लेना है s। तो ये गति संबंधी हम तीसरा समीकरण का इस्तेमाल करेंगे। अब इसमें मान डालते हैं। v हमको मालूम है 0 है, तो v की जगह पर 0 का स्क्वायर हो जाएगा। u बच्चों हमको ज्ञात करना है, इसलिए वैसे का वैसे ही प्लस वैसे का वैसे ही 2 गुणे 2gs का मतलब 2 गुणे g गुणे s। g का मान हमको मालूम है कितना है, -10। माइनस क्यों हुआ आपको हमने एक्सप्लेन किया। s बच्चों मालूम है कितना है, 500। अब चूँकि 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा बराबर u स्क्वायर। अब ये प्लस माइनस 2 दहा में 20 गुणे 500 करना है। 2 दहा में 20 गुणे 500। 20 गुणे 500 कितना होगा, सिंपल 2 पंजे 10, 1 2 3 0 इसमें और लगा दो। इस प्रकार से हमको u स्क्वायर -10,000 मिल गया। 10,000 को वहाँ लेके जाओ, 0 में आ जाएगा तो ये जाएगा 0 प्लस 10,000 बराबर u स्क्वायर। इसलिए हो जाएगा 10,000 बराबर u स्क्वायर। अब हमको चूँकि u निकालना है इसलिए वर्ग हटाने के लिए क्या करते हैं, वर्गमूल करते हैं। तो चूँकि 10,000 का वर्गमूल कितना होता है, 4 0 का मतलब 2 0 बाहर आएगा, 100 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो आप इस प्रकार आपको u मिल जाएगा 100 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। पिंड का प्रारंभिक वेग 100 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। अब बच्चों इसके बाद आपको उस पिंड को ऊपर जाने में कितना समय, पुनः नीचे आने में, ऊपर जाने और नीचे आने दोनों का समय मतलब वेग ज्ञात करना है। अब चूँकि हमको प्रारंभिक वेग u मिल गया है तो हम गति संबंधी पहले समीकरण का इस्तेमाल अब हम करेंगे। अब हम क्या करेंगे, गति संबंधी पहले समीकरण का इस्तेमाल करेंगे। तो इसलिए अब गति का पहला समीकरण क्या है, v बराबर u प्लस a को हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, gt। ये आपको हमने शुरू में ही बताया था। ये है गति संबंधी पहला समीकरण। यहाँ मान डालते हैं, चूँकि v हमको मालूम है, v हमारा 0 था, u हमने अभी ज्ञात किया है 100 है, प्लस g जो है वो है -10। g का मान हमने शुरू में लिखा था -10 है। अब t हमको ज्ञात करना है इसलिए वैसे का वैसे ही।
तो 0 बराबर 100, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 10 गुणे टी मतलब 10t हो जाएगा। माइनस टी को यहाँ ले जाओ 0, माइनस 10t यहाँ के क्या हो जाएगा प्लस 10t, ये 100 अपनी जगह पे ही रहेगा। अब 0 + 10t कितना होता है 10t ही होगा, 0 से कोई मतलब नहीं है। अब चूँकि हमको t निकालना है तो ये 10 कहाँ जाएगा इसके बटे में, 100/10, 1 0 कट गया, आपको टाइम t मिल गया 10। चूँकि समय है इसलिए समय किस में होता है सेकंड में। इस प्रकार से आपको t मिल जाएगा, यहाँ पे हमको u मिल गया। अब ये t मतलब पिंड को ऊपर जाने में समय लगा समय। बच्चों हमने आपको जो नोट्स दिया था उसमें हमने एक डेरिवेशन किया था, एक क्वेश्चन था, हमने सिद्ध भी किया था कि किसी पिंड को जब हम u वेग से ऊपर की ओर फेंकते हैं और वो h ऊंचाई पर पहुंचता है तो उसे ऊपर जाने में जितना समय लगता है उतना ही समय ठीक नीचे आने में लगता है। अतः पिंड को ऊपर जाने में लगा समय अगर 10 सेकंड है तो नीचे आने में लगा समय भी 10 सेकंड होगा। तो ऊपर जाकर पुनः नीचे आने में मतलब 10 + 10 मतलब 20 सेकंड लगेगा। आया बच्चों समझ में। अब हम लिखेंगे चूँकि पिंड को ऊपर जाने में लगा समय, मान लो इसको हमने t1 ले लिया, ये हो गया 10 सेकंड। ठीक है बच्चों। ठीक इसी प्रकार अब पिंड को नीचे आने में लगा समय, क्योंकि बच्चों हमने पढ़ा है कि जितना समय उसको ऊपर जाने में लगता है उतना ही समय उसको नीचे आने में लगता है। तो जो नीचे आने में लगा समय भी कितना होगा 10 सेकंड होगा। ठीक है। इसलिए क्योंकि आप इसका रीज़न भी ले सकते हैं, क्योंकि यह एक गुणधर्म है, जब पिंड को जितना समय ऊपर जाने में लगता है उतना ही समय नीचे आने में लगता है। इसलिए कुल समय क्या हो जाएगा, कुल समय मतलब t1 + t2। t1 कितना है बच्चों 10, t2 भी कितना है 10, तो 10 + 10 कितना हो जाएगा 20 सेकंड। इसका मतलब उस पिंड को ऊपर जाकर पुनः नीचे आने में 20 सेकंड लगेंगे। तो हम लास्ट में फाइनल से लिखेंगे, इसलिए उस पिंड को ऊपर जाकर पुनः नीचे आने में 20 सेकंड लगेगा। उम्मीद करते हैं बच्चों आपको ये सवाल समझ में आया होगा। सवाल को बहुत ध्यानपूर्वक देखना है। ये वीडियोज़ आपके यूट्यूब में रहेंगे। आपको जब भी डाउट्स होगा इन वीडियो को फिर से आप देखिए, 1-2 बार देखिए। उसके बाद भी कोई समस्या है तो आप मुझसे व्यक्तिगत भी फ़ोन करके पूछ सकते हैं। इसी के साथ बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर।